साल 2025 आ चुका है और अपने साथ लेकर आया है मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस एंड चैलेंजेस फॉर इंडिया। अगर हम जियो पॉलिटिक्स की बात करें, आज की डेट में अगर दुनिया को देखा जाए तो काफी ज्यादा इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। और जब हम 2025 के लिए एस्पायर करते हैं कि किस तरीके से इंडिया के सामने नए नए चैलेंजेस आएंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तो उस बेसिस पे इंडिया अपने स्टेचर को कैसे इंप्रूव कर सकता है जियोपॉलिटिकली, किस तरीके से अपने आप को एक ब्रोकर की तरह सेंटर में रख सकता है कि एक पीस नेगोशिएशन करने में, चाहे वो रशिया यूक्रेन की बात हो, चाहे वो इजराइल ईरान की बात हो, तो इंडिया एक ऐसा ऑप्शन नजर आता है जो दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाने में हेल्प कर सकता है। तो इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि 2025 भारत के लिए जियोपॉलिटिकली क्या क्या चैलेंजेस लेकर आएगा और भारत उन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए क्या क्या पोजीशनिंग पे अपने आप को सेटल डाउन कर सकता है या किस तरीके से उन चैलेंजेस को काउंटर कर सकता है। इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, आपके लिए खुशखबरी है। चहल एकेडमी आपके लिए लेकर आया है प्रीलिम्स क्रैकर प्रोग्राम 2025, जो कि आपको लाइव ऑनलाइन मोड में फंक्शन होता हुआ दिखेगा, विच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 13th जनवरी। जो मॉड्यूल बेसिस में 4 महीने का एक मॉड्यूल है, जिसमें आपको सी सेट, जीएस और करंट अफेयर्स के स्पेशल सेशन कंडक्ट कराए जाएंगे, जो आपकी डायनेमिक प्रिपरेशन में भी हेल्प करने वाला है और आपको यूपीएससी के साइकोलॉजी को भी समझने में हेल्प की जाएगी थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये जीएस और सी सेट और करंट अफेयर से कोर्स अगर आपको लेने हैं तो आपको लेने हैं मात्र 11,999 रुपए में। और अगर आपको बेसिकली जीएस प्लस करंट अफेयर्स के क्लास लेने हैं तो आपको मिलेगा मात्र 9,999 रुपए में। आपको एक कोड यूज करना है जो आपको सामने लिखा हुआ दिख रहा है, दैट इज क्रिसमस कोड। आप ये यूज कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी है आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी चहल एकेडमी की वेबसाइट जाकर विजिट करके अपने आप को रजिस्टर डाउन कर सकते हैं। नाउ लुकिंग एट द टॉपिक जिस बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईआर इन इटसेल्फ इज अ डायनेमिक सब्जेक्ट और डायनेमिज्म के बिना आप आईआर को नहीं पढ़ सकते। तो सर्टेनली लुकिंग एट 2025 डिप्लोमेसी पर्सपेक्टिव से हमें देखना है क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं एक ऐसी दुनिया के अंदर जो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है, काफी ज्यादा आपको इस टाइम पे ट्रांजिशनल फेज चल रहा है, सुपर पावर टसल्स चल रही हैं। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में 2 ऐसे स्टेट्स हैं जो पूरी दुनिया में अपने आप को एक लार्जर पावर या ग्लोबल हेजेमनी बनाने की तरफ मूव करने में लगे हुए हैं। ऐसे में इंडिया के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं और वो क्या रोल प्ले करेगा। जियोपॉलिटिक्स 2024 में जो भी हुआ, आपको पूरी तरीके से रशियन यूक्रेन वॉर नेक्स्ट स्टेज पे जाती हुई दिखी। इजराइल ईरान वॉर ने पूरे मिडिल ईस्ट को हमेशा डिस्टेबलाइज्ड रखा। इंडिया के लिए मिडिल ईस्टर्न रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम द एनर्जी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। साथ के साथ यूएस में आपको रजीम चेंज होती हुई दिखी है, डेमोक्रेट्स हार चुके हैं, रिपब्लिकन्स इलेक्शन जीत चुके हैं, जिसका भी एक मेजर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। साथ के साथ जो हमारा क्वाड समिट हमें इस साल ऑर्गेनाइज करना है इंडिया के अंदर, इंडिया और यूरोपियन यूनियन की टॉक्स पिक्चर में रहने वाली हैं। जो चाइना और रशिया के साथ हमें रिलेशनशिप बैलेंस करना है अलोंग विद कंसीडरिंग दी आर एस्पिरेशंस विद यूएस या आर इशू बेस्ड पर्सपेक्टिव्स विद यूएस, उन सारी चीजों को कैसे हम इन चीजों को बैलेंस करेंगे, अपने रिलेशंस को बैलेंस करेंगे। और आने वाले समय में जो राइटिस्ट गवर्नमेंट राइज हो रही हैं बोथ इन यूरोप एज वेल एज इन यूएस, वो किस तरीके से इंडियन माइग्रेशन को इंपैक्ट करेंगी, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हार्ड रियलिटीज ऑफ 2024 एंड जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस फॉर 2025। जो 2024 की रियलिटीज हैं वो नए चैलेंजेस क्रिएट कर रही हैं 2025 में। अब हम पहुंच जाते हैं वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ट्रंप की वापसी की। ट्रंप एक बार इलेक्शन हारे और उसके बाद अब वापस आपको प्रेसिडेंशियल पोजीशन पे बैठते हुए दिखते हैं। फाइनली एक तरफा जीत मिली है उन्हें अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक कैंडिडेट कमला हैरिस, जो बाइडेन के विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन के बाद जिन्हें कैंडिडेट बनाया गया था डेमोक्रेट्स की साइड से। और उनके कैंडिडेट बनते ही कहीं ना कहीं ये उम्मीद लग चुकी थी कि ट्रंप ही इलेक्शन जीतने वाले हैं, बिकॉज यूएस की हिस्ट्री में आज तक एक भी फीमेल लीडर को प्रेसिडेंशियल पोजीशन पर नहीं बिठाया गया है। ऑल्दो दे कंसिडर देमसेल्फ टू बी द टॉर्च बियरर ऑफ डेमोक्रेसी, बट वहां जेंडर इक्वालिटी वाला एस्पेक्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा है टिल डेट। इट्स ऑलमोस्ट 250 साल हो चुके हैं, 250 ईयर्स that time since they have become democracy in 1776। तब से लेकर अब तक कोई भी वुमेन रिप्रेजेंटेशन देखने को नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं पहले से ही तय था यह चीज कि ट्रंप इस बार शायद इलेक्शन जीतेंगे और वापस से प्रेसिडेंट बनकर उभरेंगे। ट्रंप के आने से पहला चैलेंज जो हमें देखने को मिल रहा है वो है अनसर्टेनिटी इन ग्लोबल पॉलिटिक्स।
सी, एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी आई है ट्रंप के आने के बाद से, क्योंकि अभी तक जो डेमोक्रेट्स फंक्शन कर रहे थे उन्हें लिबरल पर्सपेक्टिव में जाना जाता है, ओपननेस के लिए जाना जाता है, जबकि ट्रंप को जाना जाता है प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स के लिए, नॉन रेसिप्रोकेटरी मेजर्स के लिए। वो नॉन रेसिप्रोकेटरी मेजर्स पे फंक्शन करते हैं। अगर आप उनको टैरिफ में बेसिकली रिबेट नहीं देंगे या उनके टैरिफ रिड्यूस नहीं करेंगे तो यूएस भी आपके ऊपर ज्यादा टैरिफ लगाना शुरू कर देगा। तो अगर आप रेसिप्रोकेट करते हैं यूएस के इनिशिएटिव्स को तो यूएस विल बी गुड विद यू। लेकिन अगर आप कोई स्पेशल एडवांटेज चाहते हैं, जैसा इंडिया को अब तक मिल रहा था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रंप एज वेल, जब हमें जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस से बाहर करके हमारे बेनिफिट्स को खत्म कर दिया गया था इंडियन एक्सपोर्ट्स के, तो वो कहीं ना कहीं अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है इन दी ट्रंप केस। और दूसरी चीज, ट्रंप एज अ पर्सनैलिटी काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, काफी स्ट्रॉन्ग लीडर हैं फॉर द अमेरिकन इंटरेस्ट, लेकिन अमेरिकन इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए कई बार आपको जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग के अगेंस्ट जाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इन क्लाइमेट चेंज, जैसे ट्रंप का जो क्लाइमेट चेंज को लेकर नजरिया है वो पूरी दुनिया के लिए अच्छा नहीं है, जो उनकी पॉलिसीज में अनप्रेडिक्टेबिलिटी को और ज्यादा दर्शाता है। साथ के साथ जो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए, नेटो का जो पर्सपेक्टिव चल रहा है, रशियन यूक्रेन वॉर में उनका क्या स्टैंड रहने वाला है, इजराइल ईरान वॉर में उनका क्या स्टैंड रहने वाला है, तो काफी सारे चैलेंजेस हैं जिनको ध्यान में रखते हुए इंडिया को चलना पड़ेगा। फॉरेन पॉलिसी में आपको शिफ्ट देखने को मिलेगा। वो वॉर का एंड करने की बात कर रहे हैं, उनका सीधा सीधा कहना है रशिया यूक्रेन वॉर में यूएस जितनी रिसोर्सेज अपनी झोंक रहा है उसका कोई आउटकम या उसका कोई रिटर्न यूएस को देखने को नहीं मिल रहा। तो उनका सीधा सीधा कहना है कि यूक्रेन की तरफ जो सपोर्ट जा रहा है यूएस को, उसको कम किया जाएगा, यूएस अपने आप को बाहर रखने की कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हैं कि ट्रंप के आने से बेहतर उम्मीद है हमें कि शायद रशिया यूक्रेन वॉर आपको खत्म होती हुई दिखे। टैरिफ और ट्रेड राइवल्स मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का एक चैलेंज राइज होता हुआ दिख सकता है। कैसे दिख सकता है? जितने भी अगर आप टैरिफ वॉर और ट्रेड वॉर में इन्वॉल्व हो जाओगे, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग हिज कैंपेनिंग डोनाल्ड ट्रंप ने एक चीज कही थी कि वो चाइनीज इंपोर्ट्स के ऊपर 60% टैरिफ लगाने वाले हैं। और आपको समझना की जरूरत यह है कि चाइना वो देश है जो पूरी दुनिया की 31% मैन्युफैक्चरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, 31%, 12.2% ग्लोबल ट्रेड में उसका कंट्रीब्यूशन है। और अगर आप दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज एक दूसरे के साथ ट्रेड वॉर में इन्वॉल्व हो जाती हैं तो आपको ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे एक मेजर नेगेटिव इंपैक्ट होता हुआ दिख सकता है। साथ के साथ इंडिया के नेबरहुड में भी बहुत ज्यादा डायनेमिज्म आ चुका है, जो इंडिया कुछ चीजें इंडिया के फेवर में काम कर रही हैं, कुछ चीजें इंडिया के फेवर में काम नहीं कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, जो बांग्लादेश में आज की डेट में चल रहा है, जब तक वहां शेख हसीना रजीम थी तो हम ये मान के चलते थे कि बांग्लादेश इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। शेख हसीना के रजीम ने हमेशा प्रो इंडियन पर्सपेक्टिव से देखा गया है। उनके फादर मुजीबुर रहमान की रजीम को भी जब इंडिया और बांग्लादेश ने साथ मिलकर ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश की फॉर्मेशन हुई थी, इंडिया का भी कंट्रीब्यूशन था उसमें, लेकिन आप किसी भी तरीके से बांग्लादेश के खुद की स्ट्रगल से उनके क्रेडिट को नहीं छीन सकते। लेकिन यस, इंडिया हेल्प्ड ईस्ट पाकिस्तान या इंडिया हेल्प्ड बांग्लादेशीज या बंगाली मुस्लिम्स टू लिबरेट देमसेल्व्स फ्रॉम द रूल ऑफ मिलिट्री पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तान। लेकिन आज की डेट में वो सारी चीजें भुलाई जा चुकी हैं और हमें तो वो क्या याद रखेंगे जो उनके फाउंडिंग फादर हैं, जिन्हें हम बंग बंधु कहते हैं, मुजीबुर रहमान। उनको इतिहास की किताबों से हटाया जा रहा है, उनके पुतले जलाए जा रहे हैं, उनके जितने भी स्टैचूज हैं उन्हें वेंडलाइज किया जा रहा है। शेख हसीना के प्रोसिक्यूशन की डिमांड की जा रही है और शेख हसीना वो हैं जिनकी वजह से साउथ एशिया में इंडिया के अलावा बांग्लादेश खुद एक बोलते हैं ना कि इकोनॉमिक जनरेटर या इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से राइज करती हुई कंट्री देखने को मिल रही थी, विच वॉज गुड फॉर इंडिया। क्योंकि साउथ एशिया में एक इकोनॉमिकली बेनिफिशियल कंट्री होना इन योर नेबर विल ऑलवेज बी बेटर रेदर देन अ कंट्री लाइक प्रेजेंट बांग्लादेश, जहां आपको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और हर तरीके से वहां इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ माइनॉरिटी इश्यूज भी बांग्लादेश के अंदर आपको बहुत ज्यादा राइज होते हुए दिखे हैं। हिंदू राइट्स के ऊपर, क्रिश्चियन राइट्स के ऊपर मल्टीपल टाइम्स आपने क्वेश्चंस किए जा चुके हैं। वहां परसिक्यूशन किया जा रहा है, उनके माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को, उनके माइनॉरिटी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को वेंडलाइज किया जा रहा है, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स का इशू भी आपको राइज होता हुआ दिख रहा है। दूसरा, श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आया। उससे पहले जब तक वहां राजपक्षे रजीम थी वो पूरी तरीके से प्रो चाइना दिखती थी। मतलब हम ये बोल सकते हैं 2010 के बाद से 2022 तक जब तक श्रीलंका के अंदर क्राइसिस नहीं आ गया, तब तक आपको थोड़ा सा श्रीलंका का जो टिल्ट था, जो इंक्लिनेशन था, वो टुवर्ड्स चाइना दिखता था। लेकिन उस इकोनॉमिक क्राइसिस में इंडिया एक्टेड लाइक अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। तो उस टाइम इंडिया ने दिखाया, भारत ने दिखाया कि हम हमेशा पीपल लेड गवर्नेंस और पीपल लेड इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करते हैं। और उस टाइम पे भी हमने श्रीलंका को इकोनॉमिक क्राइसिस में हेल्प की। तब से इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस थोड़े से बेटर होने शुरू हुए। लेकिन एक शॉक लगा इंडिया को जब एक लेफ्टिस्ट लीडर अनुरा कुमार दिसानायका
वापस से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वहां जीत जाते हैं, तो एक डाउट क्रिएट होना शुरू हुआ कि कम्युनिस्ट लीडर हैं तो शायद चाइना से ज्यादा कोलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे, कोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इंडिया में आके उन्होंने कंफर्म किया है कि दिल वर्क विद इंडिया, द श्रीलंकन गवर्नमेंट इज ऑन द साइड ऑफ इंडिया। किसी भी तरीके से वो श्रीलंका को इंडियन इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं यूज होने देंगे, किसी भी तरीके से श्रीलंकन जमीन को, श्रीलंकन टेरिटरी को, इंडियन इंटरेस्ट को हर्ट नहीं करने देंगे। दूसरा केस हमारे साथ मालदीव्स का है। मालदीव्स में जब मोहम्मद मुइज़ इलेक्शन जीते थे तो उन्होंने सबसे पहला स्टेटमेंट यह दिया था कि इंडियन आर्मी या इंडियन डिफेंस फोर्सेस को यहां से वापस लिया जाए, और उन्होंने चाइनीज फोर्सेस को अपने यहां बुलाने की डिमांड की थी। तो सीधा सीधा हमें यह लग रहा था कि मालदीव्स इंडिया के हाथ से निकलता जा रहा है। लेकिन बोलते हैं टाइम हील्स एवरीथिंग। मोहम्मद मुइज़ को भी समझ में आया कि इट्स नॉट अबाउट कि इंडिया या चाइना, दे हैव टू लिव विद बोथ, क्योंकि जिस रीजन में वो बैठे हैं। और हमेशा हम ये बोलते हैं जियोपॉलिटिक्स के अंदर के तीन तरीके की पावर्स होती हैं, बिग पावर्स, मीडियम पावर्स और स्मॉल पावर्स। ये जो बिग पावर्स हैं ये ग्लोबल हेजेमनी बनने के एस्पिरेशंस रखते हैं, जैसे यूएस और चाइना। जो मीडियम पावर्स हैं लाइक इंडिया, वो एक रीजनल हेजेमनी बनने के एस्पिरेशन रखते हैं, जैसे हम अपने इंडियन ओशन रीजन में अपना डोमिनेशन चाहते हैं या एटलीस्ट प्रेजेंस चाहते हैं। तीसरी होती है स्मॉल पावर्स। ये क्या करती हैं, ये मीडियम और बिग पावर्स या दो बिग पावर्स के बीच में लड़ाई करवाती हैं और दोनों से बेनिफिट्स लेने की कोशिश करती हैं। मतलब अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सोवरेनिटी को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार रहती हैं। और मालदीव्स उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो इंडिया और चाइना दोनों को यूटिलाइज कर रहा है, दोनों से बेनिफिट्स ले रहा है और दोनों के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोनों कंट्रीज वहां एंगेज होती हुई भी दिख जाती हैं। लेकिन जो मोहम्मद मुइज़ का एंटी इंडिया स्टैंड देखने को मिला था स्टार्टिंग में व्हेन ही वॉन द इलेक्शन, वो थोड़ा सा सॉफ्टन होता हुआ दिखा है। और आज की डेट में मालदीव्स की तरफ से रिलेशंस को बेटर करने के लिए पॉजिटिव सिग्नल्स आपको देखने को मिल जा रहे हैं। बट स्टिल इट इज हाफ डन। अभी आपको पूरा काम करना बाकी है। अपने इस रीजन में स्ट्रगल कंटिन्यू रहने वाली है, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हमेशा कंटिन्यू रहने ही वाले हैं। अगर बात की जाए यूक्रेन वॉर की, 24 फरवरी 2022 को रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया था विद एन ऑब्जेक्टिव कि शायद कुछ ही दिनों में वो क्या करेगा, यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट को एनेक्स करके रशिया में मिला लेगा। लेकिन आज लगभग 3 साल हो चुके हैं, 2 फरवरी 2025 आने वाला है, तब से लेकर अब तक पूरी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट एक्सटेंड हो चुकी है। दोनों परेशान हैं, लेकिन कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं है, कोई अपनी सोवरेनिटी लूज करने के लिए तैयार नहीं है। रशिया अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहता है और वेस्ट किसी भी तरीके से यूक्रेन को हारने नहीं दे रहा और कंटिन्यूअसली वेपन सप्लाई किए जा रहा है, जिसकी वजह से आपको ग्लोबल इंस्टेबिलिटी भी आती हुई दिखती है। वो पूरा रीजन डिस्टेबलाइज होता हुआ दिखता है। अब हमें सब कोशिश करनी है कि अभी भी जो रिजल्ट है, जो सॉल्यूशन है, वो थोड़ा सा अनसर्टेन है कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकलता हुआ दिखेगा। अभी तक हमारे पास कोई शॉर्ट स्टेटमेंट या शॉर्ट विजन है नहीं इस चीज को लेके, क्योंकि अभी कोई भी क्लियर टर्म्स डिसाइड नहीं किए गए हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में। लेकिन रशिया, यूक्रेन और यूएस के बीच में कुछ पोटेंशियल टॉक्स हो सकती हैं 2025 में, जिससे हमें कुछ पॉजिटिव आउटकम्स आते हुए दिखें। साथ के साथ इंडिया एक न्यूट्रल मीडिएटर की तरह एक्ट कर सकता है, जिससे वो यूएस और रशियन इंटरेस्ट दोनों को बैलेंस करने का काम करेगा। और साथ के साथ आपको यह भी समझने की जरूरत है कि आज की डेट में जियोपॉलिटिकली इंडिया इज द ओनली कंट्री जो यूक्रेन जाके ज़ेलेंस्की के भी गले लग सकता है और जो रशिया जाके पुतिन से भी गले लग सकता है। सेम गोज विद इजराइल एंड ईरान। इंडिया इज द ओनली कंट्री जो इजराइल भी विजिट कर सकता है और जो ईरान जाके भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है। तो इंडिया के पास ये चैलेंज भी है और ये अपॉर्चुनिटी भी है अपना जियोपॉलिटिकल स्टेचर बढ़ाने के लिए कि अगर वो किसी भी तरीके से न्यूट्रलाइज कर पाया इन वॉर्स को और मीडिएट कर पाया अच्छे से इन वॉर्स को, तो उसका जियोपॉलिटिकल और ग्लोबल स्टेचर जो है आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। चाइना इंडिया रिलेशंस की बात की जाए तो पिछले कुछ टाइम से हमारे रिलेशंस काफी खराब चल रहे थे। स्पेशली गलवान कॉन्फ्लिक्ट के बाद से ही आपको बॉर्डर पे कंटिन्यूअस डिस्प्यूट्स देखने को मिल रही थी। इवेंचुअली 2021 में तवांग इंसिडेंट होना, 2022 में चाइना का मैप निकालना जिसके अंदर पूरे अरुणाचल प्रदेश को, अक्साई चिन को क्लेम कर रहा है। तो प्रॉब्लम सॉल्व होने का नाम नहीं ले रही थी। स्किर्मिशेस आपको, छुटमुट जो झड़पें होती हैं वो आपको बॉर्डर्स पे कंटिन्यूअसली होती हुई दिख रही थी। फाइनली अक्टूबर में आपने डिसएंगेजमेंट्स की टॉक स्टार्ट करी और जो देपसांग रीजन है और जो धारचूला रीजन है, दोनों रीजन से आपने डिसएंगेजमेंट किया है। वहां बॉर्डर इश्यूज को डिसएंगेजमेंट की तरफ मूव किया है। एक पॉजिटिव 2024 के अंत में हमें कुछ पॉजिटिव देखने को मिला बिटवीन इंडिया एंड चाइना। रिजोल्यूशन की तरफ हम मूव कर चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो खत्म नहीं होने वाला। अभी फिलहाल के लिए हमने बॉर्डर पे ट्रूप्स भी रिड्यूस कर दिए हैं, उन्होंने भी अपने ट्रूप्स रिड्यूस कर दिए हैं, हमने भी अपने ट्रूप्स रिड्यूस कर लिए हैं, लेकिन अभी भी
ट्रस्ट एक मेजर फैक्टर है। अभी भी दोनों देश एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बायलैटरल रिलेशंस भी आपको इंपैक्ट होते हुए दिखते हैं और ये फ्यूचर में भी होता हुआ दिख सकता है। इंडिया को डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव यूज करना चाहिए, अपने इंटरेस्ट को सेंटर में रखना चाहिए, साथ के साथ यूएस और चाइना के साथ रिलेशंस बैलेंस करना सीखना चाहिए, जो हम बहुत अच्छे से कर भी रहे हैं। वी आर वॉकिंग ऑन अ वेरी टाइट रोप बट वी आर डूइंग इट गुड इनफ। दूसरा, इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस जो हैं और जो ट्रूप्स प्रेजेंस हैं बॉर्डर पे, ये शेप करने वाले हैं हमारा फ्यूचर रिलेशंस। फॉर एग्जांपल, हमने काफी सारे ऐसे स्टैंड लिए हैं जिसमें बेसिकली फॉर एग्जांपल बैनिंग ऑफ चाइनीज एप्स। इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिन्होंने चाइनीज एप्स को बैन किया था, कंसिडरिंग दी सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस ऑफ इट। कैसे किया था? आईटी एक्ट के अंदर सेक्शन 69A पावर प्रोवाइड करता है सरकार को कि वो किसी भी तरीके से सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव को कंट्रोल करने के लिए रेस्ट्रिक्ट कर सकती है किसी भी चीज का एक्सेस। तो वो एक्सेस हमने चाइनीज एप्लीकेशंस का बंद कर दिया था। जिस टाइम पर आपको ये टिकटॉक बंद होता हुआ दिखा था भारत के अंदर, शीन बंद होता हुआ दिखा था भारत के अंदर, बहुत सारे अदर चाइनीज एप्स भी आपको बंद होती हुई दिखी थी। तो ये जो इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस हैं, टेक्नोलॉजिकल रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो ट्रूप मैनेजमेंट है बॉर्डर्स पे, ये डिसाइड करेगा कि इंडिया और चाइना का फ्यूचर किस तरीके से दिखने वाला है। अगर पाकिस्तान के साथ रिलेशन डिसाइड देखा जाए तो देखो, ढाक के 3 पात जो 2023 की शुरुआत में था, जो 2024 की शुरुआत में था, वही 2025 की शुरुआत में है। अभी कोई ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। अभी भी हम इंडिया पाकिस्तान को एक सार्क -1 वाले पर्सपेक्टिव से चल रहे हैं। हम इस तरीके से देख रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करता, हमारा कोई बायलैटरल रिलेशन उसके साथ फिलहाल नहीं है। हम स्पोर्ट्स और डिप्लोमेसी भी आज की डेट में बहुत ज्यादा फंक्शन करती हुई नहीं दिखती। अभी रिसेंटली आपको दिखा होगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए काफी ज्यादा डिबेट चल रहा था वेदर इंडियन टीम शुड विजिट टू पाकिस्तान और नॉट, और फाइनली हम हाइब्रिड मॉडल पे एग्री किया है हमने। हम अपने सारे मैचेस पाकिस्तान से बाहर ही खेलने वाले हैं, बेसिकली हम यूएई में खेलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इसका सिंपल सा रीजन ये है कि हम रिस्क नहीं ले सकते, हम अपने प्लेयर्स को एक ऐसी कंट्री में नहीं भेज सकते जो ब्रीडिंग ग्राउंड बन चुका है टेररिस्ट का, और जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को पनाह देके बैठा है। फॉर एग्जांपल, हाफिज सईद आपको जौहर टाउन में बैठा हुआ दिख जाएगा, मसूद अजहर आपको मस्त खाना पीना हुआ खाता हुआ दिखेगा वहां, और ये वो लोग हैं जो लाखों लोगों, हजारों लोगों की मौत के जिम्मेदार हैं। पता नहीं ऐसे लोगों को पनाह देने के बाद भी लोगों को कैसे नींद आ जाती है। आगे बात, अभी तक कोई प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली है टॉक्स में। सिक्योरिटी कंसर्न्स कंटिन्यूअसली बने हुए हैं। जम्मू में कंटिन्यूअसली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कंटिन्यू होता हुआ दिखता है, और इंडिया का स्टैंड क्लियर है कि पीस टॉक्स बंदूक और बम की आवाज में नहीं हो सकती। पहले क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म करो, उसके बाद हम नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठ के अपने रिलेशंस का फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। दोनों चीजें साथ में नहीं होंगी। एक एंड पे आप मेरे देशवासियों को नहीं मार सकते और दूसरे एंड पे मेरे से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं आपके यहाँ के क्रिकेट खेलूं, राइट? ये दोनों चीजें साथ में नहीं चलेंगी। इसलिए आपको रिलेशन जो पाकिस्तान के साथ है वैसा ही देखने को मिल रहा है। और अगर पाकिस्तान अपने स्टैंड चेंज नहीं करता है, किसी भी तरीके से जो टेरर सपोर्ट वो कर रहा है उसको, उससे पीछे नहीं हटता है, तो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस आपको बेटर होते हुए नहीं दिखेंगे। वैसे ही एक आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी में आप फंक्शन करते हुए दिखेंगे। यूरोपियन इंस्टेबिलिटी एक और बहुत बड़ा चैलेंज है। जर्मनी और फ्रांस के अंदर इलेक्शंस आने वाले हैं, जिसकी वजह से ईयू और इंडिया के रिलेशंस आपको कॉम्प्लिकेट होते हुए दिख सकते हैं। क्यों भाई? इलेक्शंस की वजह से कॉम्प्लिकेट कैसे होंगे? क्यों? यूरोप में आज की डेट में फार राइट मतलब होता है कंजर्वेटिव्स, उनका राइज देखने को मिल रहा है। और जब कंजर्वेटिव्स आते हैं तो वो इमिग्रेशन जैसी चीजों पे भी क्या करते हैं? इश्यूज क्रिएट करते हैं। जैसे हमें इमिग्रेशन इश्यूज राइज होते हुए दिखेंगे, जिसकी वजह से जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, जो इंडियन स्किल्ड लेबर है जो यूरोप की तरफ मूव करना चाहती है, उनके मूवमेंट में भी आपको रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिल सकते हैं। तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट या लेबर मूवमेंट एक मेजर इशू बनता हुआ दिख सकता है यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे रिलेशन में। साथ के साथ ट्रेड नेगोशिएशंस भी आपको इंपैक्ट होते हुए दिखेंगे, क्योंकि जनरली राइट विंग पार्टीज थोड़ी सी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज के लिए जानी जाती हैं। जैसे यूएस के अंदर आपको रिपब्लिकन्स देखने को मिल रहे हैं, इटली के अंदर आपको ब्रदर्स पार्टी देखने को मिल रही है जॉर्जिया मेलोनी की, नीदरलैंड्स में आपको राइट पार्टी राइज होती हुई दिख चुकी है, पोलैंड में आपको राइट पार्टी राइज होती हुई दिख रही है, और अगर जर्मनी और फ्रांस में भी राइट पार्टी का राइज होता हुआ दिखेगा तो हमारे 2007 से बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट के लिए जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं यूरोप के साथ, वो और ज्यादा बिगड़ते हुए देख सकते हैं। देखिए, आज की टाइम पे ईयू के साथ हमारा कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। उसका रीजन ये है कि 2-3 चीजें हमारी फंसी हुई हैं वहां। पहली चीज ये है कि जो हम इंपोर्टेड लिकर पे पैसा लगा रहे हैं,
जो उनकी ऑटोमोबाइल्स पे पैसा लगा रहे हैं, जो उनके डेयरी प्रोडक्ट्स पे हम टैरिफ लगा रहे हैं, जो बेसिकली पैसा लेते हैं हम उनसे टैक्स के तौर पर, वो काफी ज्यादा है। यूरोप चाहता है उन्हें कम किया जाए। हम चाहते हैं डेयरी सेक्टर को एफटीए के अंदर इंक्लूड ना किया जाए, ऑटोमोबाइल सेक्टर को एफटीए के अंदर इंक्लूड ना किया जाए, और वो इस बात से एग्री नहीं कर रहे। हमारा यह कहना है कि हम सब कर देंगे, लेकिन आपको लेबर मूवमेंट भी इंक्लूड करना पड़ेगा बीटीआईए के अंदर। बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट जो एक तरीके का एफटीए एग्रीमेंट है, उसके अंदर आपको फ्री लेबर मूवमेंट भी करना पड़ेगा, जिसके लिए ये तैयार नहीं है। और अगर राइट विंग पार्टी आती है तो ये ट्रेड नेगोशिएशंस और ये इमिग्रेशन इश्यूज जो हैं, ये जो लेबर का मूवमेंट वाला इश्यूज है, बोथ फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर लेबर्स, ये काफी ज्यादा और ज्यादा राइज होता हुआ दिख सकता है। तो यूरोपियन यूनियन के साथ आपको चैलेंजेस इस साल थोड़े से और बढ़ते हुए दिखेंगे। अफ्रीका के साथ, अफ्रीका हमें एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जाता है इंडिया में आज की डेट में। अफ्रीका के साथ हमें एंगेजमेंट और बढ़ता हुआ दिख सकता है। इंडिया अपना एंगेजमेंट जो है वो और डीप करता हुआ दिखेगा अफ्रीका के साथ। एक समिट भी होस्ट करने वाले हैं इथियोपिया में हम 2025 के अंदर। डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक टाइज हमारे स्ट्रेंथन होते हुए दिख सकते हैं, जिसकी वजह से इंडिया के लिए नई अपॉर्चुनिटीज अफ्रीका के अंदर खुलती हुई दिखेंगी। साथ के साथ इंडिया अपना इंफ्लुएंस अफ्रीकन रीजन के अंदर बढ़ाने की कोशिश करेगा। इंडिया को आज की डेट में अफ्रीका में काफी पॉजिटिवली देखा जा रहा है। उसका एक मेन रीजन ये भी है सॉरी, जब 2023 में इंडिया ने G20 समिट होस्ट किया था, तो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री विच इनिशिएटेड द मेंबरशिप ऑफ अफ्रीकन यूनियन इन G20। और उस चीज को कहीं ना कहीं हम ये शोकेस कर पाए कि हम ग्लोबल साउथ की लीडरशिप रोल के लिए तैयार हैं और अफ्रीकन कंट्रीज की कंसर्न्स को G20 जैसी प्लेटफॉर्म की टेबल पे भी रखने के लिए सक्षम हैं और तैयार भी हैं। हमारा इंटरेस्ट, हमारा इंक्लिनेशन सदर्न कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज या न्यूली डेवलपिंग कंट्रीज के फेवर में ही जाता हुआ दिखता है। तो अफ्रीका के साथ हमारे रिलेशंस आपको और इंप्रूव होते हुए दिखेंगे इस साल में। वी एस्पायर, वी होप, वी विश। इंडिया, यूएस एंड कनाडा रिलेशंस, हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग के बाद जून 2023 में कंटिन्यूसली आपको इंडिया के ऊपर एलिगेशंस लगते हुए दिखे कि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट था उसकी किलिंग में। नॉन स्टेट एक्टर्स, नॉन जुडिशियल किलिंग्स के अंदर इंडिया एक्ट कर रहा है, किसी और देश में जाके उनके सिटीजन्स को मार रहा है। ऑल दो कोई एविडेंस प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, केवल एलिगेशंस लगाए गए हैं, वो भी बेबुनियाद एलिगेशंस। अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए डस्टबिन ट्रूडो ऐसी हरकतें करते हुए दिख गए हैं हमें, और अगला इलेक्शन वो वैसे भी हारने वाले हैं। उसका वीडियो अगर आपको देखना है तो ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगा। आप देख सकते हैं कनाडा के अंदर किस तरीके से पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए आपने इंडिया जैसी कंट्री के साथ अपने जियोपॉलिटिकल रिलेशंस खराब कर दिए हैं, और ये डेफिनेटली आपके फेवर में काम नहीं करने वाला है। ये आपके अलावा पूरी दुनिया को पता है। टेंशंस कंटिन्यूसली अभी भी हैं। यूएस भी आपको, डेमोक्रेट्स जब तक थे तो यूएस भी आपको किसको सपोर्ट करता हुआ दिख रहा था? कनाडा को सपोर्ट करता हुआ दिख रहा था। यूएस के अंदर खुद गुरपतवंत सिंह पन्नू नाम का बंदा बैठ के, जो 6 फॉर जस्टिस फाउंडेशन को हेड करता है, भारत को चेतावनियां देता है, वार्निंग देता है, भारत के लोगों को मारने की बात करता है, कनाडा जो हिंदूज रह रहे हैं कनाडा के अंदर उनको टारगेट करने की बात करता है, और इंडिया की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को कंटिन्यूसली क्वेश्चन करता है। तो ये हमारे लिए एक इशू बना हुआ रह सकता है। अब जो इंटरनेशनल नॉर्म्स जो फॉलो करने की बात है, अभी तक हमें प्रूव तो नहीं किया गया है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इशू है, और ये फ्यूचर में भी आपको खालिस्तानी वाला पर्सपेक्टिव पिक्चर में बना हुआ दिखेगा, जिसकी वजह से कनाडा और यूएस के साथ हमारे टाइज में शायद कुछ खटास देखने को मिल सकती है। अब ये जो सारे चैलेंजेस हैं, इनकी इंप्लीकेशंस क्या देखने को मिलेंगे, ये अपॉर्चुनिटीज क्या है हमारे लिए? देखो, ऑनगोइंग वॉर एंड पीस टॉक जो यूक्रेन वॉर चल रही है एशिया यूक्रेन के बीच में, अभी तक ये अनरिजॉल्व है। इंडिया न्यूट्रल मीडिएटर की तरह एक्ट कर सकता है रशिया, यूक्रेन और यूएस के बीच में, राइट? अगर हम एक न्यूट्रल मीडिएटर बन सकते हैं तो हम एक बेसिकली हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया अपने आप को एक ग्लोबल पीस ब्रोकर की तरह शोकेस कर पाए और अपना डिप्लोमेटिक स्टेचर पूरी दुनिया में बढ़ता हुआ भी दिखेगा और बढ़ा भी पाएगा। ये चीज हमारे लिए एक चैलेंज भी आता है इस मीडिएशन में। जब मैं वहां मीडिएटर की तरह बैठूंगा तो मेरे को यूएस और रशिया के साथ अपने रिलेशंस बैलेंस रखने पड़ेंगे। तो बैलेंसिंग टाइज विद रशिया, यूएस एंड यूरोप, जब हम ये मीडिएशन कराएंगे, और हमें उस टाइम पे ये भी याद रखना है कि हमें ही मतलब दूध में से मक्खी की तरह निकाल के ना फेंक दिया जाए। हमें ये मेक श्योर करना है कि इस मीडिएशन में हमारा कोई पर्सनल नुकसान ना हो, लेकिन ग्लोबली हम अपना स्टेचर, डिप्लोमेटिक स्टेचर को इंप्रूव कर पाए बाई एक्टिंग एज अ ग्लोबल पीस ब्रोकर। फोकस जो है अफ्रीका के ऊपर, हमें अपना एंगेजमेंट जो है वो डीपन और ज्यादा होता हुआ दिखेगा। स्ट्रेटेजिक बेनिफिट जो है हमारा, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ कि हमारे लिए नई अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी 2025 में। हमारा इन्फ्लुएंस भी अफ्रीका के अंदर आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है, और उसी की तरफ हमारी कोशिश भी होनी चाहिए। अगर सजेशंस दिए जाएंगे इस जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस को किस तरीके से टैकल किया जा सकता है, तो सबसे पहला सजेशन, जो सबसे पहले आपके पास उम्मीद है जो आपको करना चाहिए, डिप्लोमेसी को स्ट्रेंथन करो। पीसफुल नेगोशिएशंस के थ्रू आपको काम करना है, प्रोएक्टिव एंगेजमेंट दिखाना है, एक्टिवली एंगेज रहना है इश्यूज के साथ,
जो भी आपको टैकल करने हैं। मल्टीलेटरल फोरम्स को यूज करना है। मल्टीलेटरल फोरम्स मतलब जहां मल्टीपल कंट्रीज एक साथ बैठती हैं, चाहे वो यूएन हो जाए, चाहे वो G20 हो जाए, चाहे वो नैम हो जाए, चाहे वो SCO हो जाए, ब्रिक्स हो जाए। इन फोरम्स को यूज करके आप ग्लोबल चैलेंजेस को रिजॉल्व करने की कोशिश करें, डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव अपनाएं। साथ के साथ रिलेशनशिप बैलेंस करने की कोशिश करनी है, ईस्ट और वेस्ट के झगड़े में ना पड़े, नॉन ईस्ट और नॉन वेस्ट बन के रहें। हम हमेशा बोलते हैं वी आर नॉट एंटी वेस्ट, वी आर नॉन वेस्ट, इसलिए आप SCO में भी बैठे हुए देखते हो इंडिया को, ब्रिक्स में भी बैठे हुए देखते हो इंडिया को, और क्वाड में भी बैठे हुए देखते हो इंडिया को। तो हमें यह कंटिन्यू करना होगा, हमें न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी होगी और बैलेंस क्रिएट मतलब बेसिकली मेंटेन करना होगा जब हम रशिया, US और चाइना और पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान को तो खैर फिलहाल के लिए यहां साइड करो, उतना मैटर नहीं करता ये, लेकिन US, रशिया और चाइना के साथ आपको रिलेशन मेंटेन करने के लिए एक बैलेंसिंग रोल प्ले करना पड़ेगा, एक बड़ी ही टाइट रोप पे चलना पड़ेगा, और उसके लिए काफी समझदारी चाहिए, और जो समझदार लोग हैं इस टाइम वो इस काम को कर भी रहे हैं। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की तरफ हमें मूव करना चाहिए, ट्रेड रिलेशंस इंप्रूव करने हैं अफ्रीका के साथ, US के साथ, यूरोप के साथ और अपने नेबर्स के साथ भी, और हमें इसके लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की तरफ मूव करना चाहिए। लेकिन इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के टाइम पे हमें यह भी याद रखना है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किसी भी तरीके से हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को नेगेटिवली इंपैक्ट ना करें। सिक्योरिटी पे फोकस रहना चाहिए, सिक्योरिटी इज वन ऑफ द मेजर सिनेरियोज, अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहना है, साइबर सिक्योरिटी में अपने आप को इंप्रूव करना है, और बाकी कंट्रीज के साथ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन में कोऑपरेट भी करना है। ह्यूमैनिटेरियन रोल जैसे इंडिया हमेशा करता हुआ आया है, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, जहां भी आपको ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होता हुआ दिखेगा, इवन इन श्रीलंका, इंडिया आपको वहां एक मेजर रोल प्ले करता हुआ दिख जाता है। इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर इससे और ज्यादा इंप्रूव कर पाएगा, और अपनी पीस बिल्डिंग और ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स को उसे कंटिन्यू करना चाहिए, और एक पीसफुल नेशन की तरह हमेशा अपने आप को प्रोजेक्ट करते रहना चाहिए, जैसे पास्ट में भी वो करता हुआ आया है। तो इट वॉज ऑल अबाउट कि इंडिया के सामने क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, क्या क्या उसके इंप्लीकेशंस होंगे, और इंडिया क्या क्या स्टेप ले सकता है उन चीजों को काउंटर करने के लिए। आई गेस आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इससे पहले कि मैं ये वीडियो खत्म करूं, आपके सामने एक क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा इस वीडियो के डेटा के अकॉर्डिंग, इस वीडियो के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। Critically examine India's potential role in mediating the Ukraine war, managing relations with China, Pakistan and Europe, and its strategic shift towards Africa. Discuss the challenges, opportunities and how India can navigate these evolving geopolitical dynamics in 2025. ये आपके सामने सवाल है, 250 वर्ड्स में आपने इसे अटेम्प्ट करना है। मैं आपको मिलूंगा एक अच्छे से टॉपिक में अगले वीडियो के अंदर। जब तक